वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे सेल साइकिल है। तो सबसे पहले सेल साइकिल का डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जहाँ पे सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, सिंथेसाइज होता है अदर कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब ये है कि जितने भी उसमें ऑर्गेनल मौजूद होते हैं वो सारे ऑर्गेनल का भी सिंथेसिस करेगा और फिर बाद में सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। अगर हम लोग साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में सेल ग्रोथ को देखें तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि डीएनए का सिंथेसिस किस स्टेज में होता है। उसके बाद जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये जो इवेंट्स होते हैं, ये सारे इवेंट्स जो हैं वो सारे जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे इवेंट जो हो रहे होते हैं सेल डिवीजन में वो सब जीन के कंट्रोल में होते हैं। अगर हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल में जो फेजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइम लेते हैं। जैसे कि अगर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जैसे कि ह्यूमन सेल एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, जब इनको कल्चर में रखते हैं और डिवाइड कराते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स का टाइम लेता है। उसी तरह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनका जो ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि ईस्ट में अगर हम देखें तो एक सेल डिवीजन का जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट है। अगर हम फेजेस ऑफ साइकिल को देखें तो इनको दो बेसिक फेजेस में बांटा गया। पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। इस फिगर को देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा वाला एरिया जो कवर किए हुए है वो पूरा जो है इंटरफेज है, जिसमें G1 है, S है, G2 है, और ये छोटा वाला जो एरिया है वो एम फेज का है। यानी सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो इंटरफेज ही लेता है। तो चलिए हम इंटरफेज और एम फेज को साथ साथ देखते हैं कि इनमें कौन कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो इंटरफेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसको हम इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज का मतलब ही हुआ कि दो के बीच में, जैसे इंटरमीडिएट होता है ना, उसी तरह इंटरफेज भी है, यानी दो एम फेज के बीच में इंटरफेज कहलाएगा। जो एम फेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है फेज जब एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेज में कोई एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं होगा, उसके अंदर की चीज़ें हो रही होती हैं, जबकि एम फेज में सेल एक्चुअली में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इनके ड्यूरेशन की बात करें तो इंटरफेज मैंने बताया कि 95% ड्यूरेशन लेता है। एक सेल साइकिल का 95% जो टाइम है वो इंटरफेज लेगा और बाकी जो 5% है वो एम फेज लेगा। जैसे कि अगर एक ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल 24 आवर में डिवाइड होता है, तो 24 आवर में सिर्फ 1 आवर जो है वो एम फेज लेगा, बाकी जो 23 आवर्स है वो इंटरफेज में चला जाएगा। उसके बाद जो इंटरफेज में चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इसमें असल में एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं दिखाई देता। इसीलिए हम लोग इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड होता हुआ नहीं दिखता है हमें। सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो आगे जा कर के डिवाइड हो सके। एम फेज में क्या होता है? एम फेज में असल सेल डिवीजन होता है, असल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन तो कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन इज कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज को हम फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है G1 फेज, जिसको हम लोग गैप 1 फेज कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है सिंथेसिस फेज, S फेज कहते हैं। तीसरा है G2 फेज, जिसको हम लोग गैप 2 फेज कहते हैं। अगेन ये फिगर को देखिए तो फिगर में आपको दिखाई देगा कि G1 फेज है जहाँ पे सेल ग्रोथ होता है, S फेज जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और G2 फेज जहाँ पे प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यानी यहाँ पे माइटोसिस होने के लिए सेल प्रिपेयर हो जाता है। तो चलिए हम इन फेजेस को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं G1 फेज। तो G1 फेज में क्या होता है
G1 फेज एक्चुअली में इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन जहाँ से होगा। डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में होता है और माइटोसिस, इन दोनों के बीच का जो फेज होता है उसको हम लोग G1 फेज बोलते हैं। G1 फेज में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है और कंटिन्यूसली ग्रो करता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेशन नेक्स्ट फेज में होगा। अब हम बात करते हैं S फेज की। तो S फेज में असल में डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डीएनए का सिंथेसिस होगा तो डीएनए पर सेल जो है वो डबल हो जाएगा। याद रखिएगा, डीएनए पर सेल डबल होता है, क्रोमोसोम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, एक डीएनए डबल हेलिक्स है तो वो उसको हम 2C मान लेते हैं। जैसे कि एक स्ट्रैंड है उसको एक और दूसरा स्ट्रैंड है तो दोनों मिलाकर के 2C मान लेते हैं। तो ये जब रेप्लिकेट करेगा तो दोनों स्ट्रैंड का सिंगल पीस जो है वो रेप्लिकेट करेगा। सही है। तो दोनों स्ट्रैंड का जब सिंगल पीस रेप्लिकेट करता है तो 2C से 4C हो जाता है। इस तरह से डीएनए पर सेल डबल होता है। क्रोमोसोम अभी नहीं बना होता है, सिर्फ डीएनए होता है, इसीलिए डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। लेकिन जो क्रोमोसोम होता है वो जो है उसका नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, सिर्फ डीएनए का नंबर इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ जो एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता है न्यूक्लियस में, और साथ साथ जो है वो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म में। अगर मैं एंट सेल की बात करूं तो बताइए वहाँ पे सेंट्रियोल होता है या नहीं होता है, और सेंट्रियोल नहीं होता तो क्या वहाँ पे डुप्लीकेट करेगा? तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर एनिमल सेल दिया हुआ है तभी वहाँ पे एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होगा। अगर प्लांट सेल होगा तो वहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जो है कि G2 फेज। G2 फेज के दौरान क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस इसलिए होती है ताकि आगे जाकर के माइटोसिस कर सके, साथ साथ जो है यहाँ पे सेल ग्रोथ भी कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जिस सेल को सेल डिवीजन करना होता है, माइटोसिस करना होता है, वही जो है एस फेज में जाता है, वही डीएनए का सिंथेसिस करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा। जिनको सेल डिवीजन नहीं करना है तो वो क्या होते हैं कि वो एक स्टेज में चले जाते हैं जिसको G0 फेज बोलते हैं, इसको क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि जो सेल होते हैं वो डिवीजन नहीं करते। जैसे कि हम लोग हार्ट सेल को देख लें तो वो डिवाइड नहीं करता, एक स्टेज में जाकर के वो रुक जाता है और वो G0 फेज में चला जाता है। और कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, जिनको बार बार ज़रूरत नहीं होती है डिवाइड करने की, कंटिन्यू डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको बस ज़रूरत पड़ने पे वो डिवाइड होते हैं। तो वैसे सेल जहाँ पे इंजरी हो जाती है या फिर लेजेंड्स हो गए, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि सेल डेड हो जाता है। जब सेल डेड होता है तो वहाँ पे रिपेयर भी होना होता है, तो रिपेयर होने के लिए सेल डिवीजन होना ज़रूरी है। ऐसे तो अगर हमारी स्किन बिल्कुल सही है तो वहाँ पे तो सेल ग्रोथ नहीं होगा ना, अगर सेल ग्रोथ हो जाएगा तो फिर ट्यूमर हो जाएगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल की ख़ास बात होती है कि अगर वहाँ पे वो डेड हो गया तो वहाँ पे क्या होता है, नए सेल का जो है फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, नए सेल आ जाते हैं। तो वो जो नए सेल आते हैं वो सेल एक्चुअली में G0 फेज से निकल के ही आते हैं, फिर वो फर्दर डिवीजन करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ पे नए सेल से वो एरिया जो है वो रिपेयर हो जाता है। तो ऐसे सेल जिनको डिवाइड नहीं करना होता है वो एग्जिट कर जाते हैं G1 फेज से और एंटर कर जाते हैं किसमें, इनएक्टिव स्टेज में, जिसको हम लोग क्विसेंट स्टेज कहते हैं या G0 फेज बोलते हैं। लेकिन जो G0 फेज है इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करते, डिवाइड नहीं करते। जब तक ज़रूरत ना हो उनको वो डिवाइड नहीं करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया जहाँ पे इंजरी हो जाती है, अगर इंजरी हुई, सेल डेड हुआ, तब सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उसको डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है। इसी वजह से वो जो सेल्स होते हैं वो G0 फेज में चले जाते हैं ताकि उनको डिवाइड करने की ज़रूरत वहाँ पे है ही नहीं है। तो यहाँ पे बात ख़त्म होती है इंटरफेस की। अब बात करते हैं माइटोसिस की। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में होता है, लेकिन आपको तो पता है कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी माइटोसिस में भी कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम मेल हनी बी को देखें तो वहाँ पे जो मेल हनी बी से जो गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस के थ्रू ही बनते हैं, क्योंकि मेल हनी बी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो अगर हम लोग प्लांट में बात करें तो प्लांट में हैप्लॉइड सेल में भी माइटोटिक डिवीजन होता है और डिप्लॉइड सेल में भी माइटोटिक डिवीजन होता है।
तो ये तो थी माइटोसिस की कुछ खास बातें। अगर हम लोग एम फेज की बात करें तो एम फेज में क्या क्या चीज़ें होती है, तो सबसे पहले जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जो चीज़ें डिवाइड हुई होती हैं इंटरफेज में, उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है सारे कंपोनेंट्स का, ताकि जो दो फ्यूचर में सेल बने उनमें जो है इक्वली डिवाइड हो जाए वो सारे कंपोनेंट, वो सारे ऑर्गेनल्स। एम फेज में और क्या चीज़ें होती हैं, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है पेरेंट्स में और प्रोजेनी सेल में दोनों में इक्वल होता है, यहाँ पे घटता नहीं है। इसी वजह से हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने पेरेंट्स में क्रोमोसोम हैं, अगर उससे सेल बनते हैं उसमें भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे। इसी वजह से दोनों में इक्वल है, इसी वजह से इस डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कह देते हैं। जो सेल डिवीजन होता है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग दो फेज के बीच में एक क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर हम एम फेज को डिफरेंट फेजेस में बांटें तो एम फेज को 4 फेजेस में, स्टेजेस में बांटा गया है। पहला है प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज को। जो प्रोफेज है वो एम फेज का पहला स्टेज है, कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज है, जो कि S और G2 को फॉलो करता हुआ एम फेज में आता है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से इवेंट हो रहे होते हैं। अर्ली प्रोफेज में अगर देख, क्रोमोसोम तो अभी नहीं बना होता है, अभी तो DNA ही होता है। तो यहाँ पे प्रोफेज में जैसे ही इंटर करता है वैसे ही इसका इनिशिएशन शुरू हो जाता है क्रोमोसोमल मटेरियल का। उसके बाद जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जाहिर सी बात है DNA है, बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है DNA का, तो वो बिल्कुल टैंगल्ड होता है, उलझा हुआ होता है। तो अब क्या होता है, प्रोफेज में वो सुलझना शुरू होता है और वो क्रोमोसोम में आकर के कंडेंस होना शुरू हो जाता है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको दिखाई देगा कि अंदर में जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो जा रहा है। ये थोड़ा सा हायर स्टेज पे हो गया है क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पे इनिशिएशन शुरू हो जाता है। अगर अर्ली फेज की बात करेगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल का जो इनिशिएशन हो जाता है। और हम प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में अगर हम सेंट्रोसोम को देखें तो सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन जो हुआ होता है एस फेज में, वो धीरे धीरे मूव करना शुरू हो जाता है अपोजिट पोल की तरफ। यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये जो सेंट्रोमेयर है दोनों तरफ से अपोजिट पोल की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं लेट प्रोफेज की। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है और माइटोटिक क्रोमोसोम बन जाता है। और अगर यहाँ पे हम क्रोमोसोम को देखेंगे तो क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से बना होता है और क्रोमैटिड, जो 2 क्रोमैटिड है वो सेंट्रोमेयर से एक दूसरे से अटैच होता है। अगर हम लोग लेट प्रोफेज में सेंट्रोसोम को देखेंगे, सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो सेंट्रोसोम है वो रेडिएट आउट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। 2 एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर मिल करके माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन करता है। और जब प्रोफेज एंड होने वाला होता है और इस स्टेज को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो ना इसमें गोल्जी बॉडी दिखाई देगी, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही न्यूक्लियस और ना ही न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी ये सारी चीज़ें डिसॉल्व हो जाती हैं। अगर हम लोग मेटाफेज की बात करें तो अर्ली मेटाफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है और यहीं से शुरुआत होती है मेटाफेज की, सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस की। और क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है, इसी वजह से जो क्रोमोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड आउट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मेटाफेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है और जब क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो चुका है तो यहाँ पे क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखने वाली है कि यहाँ पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को पढ़ सकते हैं। और शेप की जब बात आती है तो क्रोमोसोम के शेप को कहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं ये हम आगे बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ याद रखिएगा कि मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग पढ़ सकते हैं। और जब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया है तो जो क्रोमोसोम बनता है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बनता है। मैंने पहले भी बताया कि जो क्रोमोसोम बनता है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बनता है और ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ किस की वजह से होते हैं, सेंट्रोमेयर की वजह से होते हैं। मेटाफेज में एक चीज़ और होती है, जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वहीं पर एक स्मॉल डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं।
जो काइनेटोकोर होता है उसका फंक्शन ये होता है कि ये साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर है, यानी कि इस स्पिंडल फाइबर एक तरफ से तो सेंट्रियोल से अटैच होता है एस्टर से, और दूसरी तरफ जो है क्रोमोसोम से अटैच होता है। और क्रोमोसोम में किस पार्ट से अटैच होता है, वो है काइनेटोकोर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्रोमोसोम के इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो ये सिंगल जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्रोमैटिड बोलते हैं, और ये जो डबल दिख रहा है, ये दो क्रोमैटिड मिलकर के एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है, यही सेंट्रोमेयर है, और यहीं पे काइनेटोकोर होता है, और काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो सेंटर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम लाई कर जाता है इक्वेटर पे। जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। तो जो क्रोमोसोम का जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट होता है उसी को हम लोग मेटाफेज प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, और यहीं पे जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पे आकर के अलाइन हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, एक क्रोमैटिड जो है क्रोमोसोम का वो कनेक्टेड होता है काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर से एक पोल की तरफ, और दूसरा जो क्रोमैटिड होता है उसका जो सिस्टर क्रोमैटिड होता है वो कनेक्टेड होता है अदर पोल से थ्रू द स्पिंडल फाइबर। तो अगर हम मेटाफेज की की फीचर्स की बात करें तो जो पहला की फीचर है वो ये है कि जो क्रोमोसोम होता है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है थ्रू द काइनेटोकोर, और दूसरी बात ये है कि जो क्रोमोसोम होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाता है। अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे जितने क्रोमोसोम हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो चुके हैं बिल्कुल एक लाइन में, और ये स्पिंडल फाइबर से अटैच है, एक तरफ से काइनेटोकोर से यानी क्रोमोसोम की तरफ से काइनेटोकोर से, और दूसरी तरफ से सेंट्रियोल से। दिस इज़ ऑल अबाउट मेटाफेज। अब हम स्विच करते हैं एनाफेज की तरफ। जैसे ही मेटाफेज से एनाफेज में सेल आता है, इस स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है जो कि मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होता है वो स्प्लिट कर जाता है, और इनका जो दो डाउटर क्रोमैटिन है वो स्प्लिट कर जाएगा, और इसको अब हम लोग डाउटर क्रोमोसोम बोलेंगे। अब ये जो दो क्रोमैटिड अलग अलग हो गए, उसके बाद इनका माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है अपोजिट पोल की तरफ। अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं वो एक एक पोल की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो गए हैं। तो जब क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं और मूव करना शुरू कर जाते हैं तो इनका जो सेंट्रोमेयर होता है वो टुवर्ड्स द पोल होगा, और इनके जो आर्म्स होते हैं, क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग बिहाइंड होते हैं। अब चलिए एनाफेज के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। तो एनाफेज का पहला जो की फीचर्स है वो ये है कि जो सेंट्रोमेयर होता है वो स्प्लिट होता है, क्रोमैटिड होता है वो सेपरेट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्रोमैटिड सेपरेट होता है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। टीलोफेज की बात करें तो जैसे ही सेल एनाफेज से टीलोफेज में एंटर करता है तो इस फेज को बोलेंगे अर्ली टीलोफेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है क्योंकि वो डिकंडेंस हो जाता है, और डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होने की वजह से अब हमें क्रोमोसोम इंडिविजुअली नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे सिर्फ क्रोमैटिन मटेरियल हमें दिखाई देगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ, दोनों पोल की तरफ दो दो न्यूक्लियस हैं, है ना, दोनों मूव कर चुके हैं, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाएगी और ये डिकंडेंस हो जाएगा। उसके अलावा टीलोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो चुका था प्रोफेज में वो यहाँ पर वापस आ जाता है। एक्चुअली में क्रोमोसोम का जो क्लस्टर होता है वो उसको घेर लेता है, ठीक है, और ये बाद में डाउटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा, और साथ ही साथ प्रोफेज में जो चीज़ें डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती हैं वो सब वापस आ जाती हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं टीलोफेज में। इस फिगर में देखिए तो यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप तो आ ही गया है, साथ साथ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी चीज़ें दोनों पोल की तरफ आ चुकी हैं। अब टीलोफेज के कुछ की फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो पहला की फीचर्स तो यही है कि क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंस होता है, आइडेंटिटी लूज़ कर देता है। दूसरा फीचर ये ऐड कर सकते हैं कि जितनी चीज़ें प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हो चुकी होती हैं वो सारी टीलोफेज में वापस आ जाती हैं। ये आपका प्रॉपर माइटोटिक फेज़ का जो है एक साइकिल है। शुरू में देखिए वो है इंटरफेज का, देन प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये पूरा स्टेज एक साथ दिखाया गया है।
टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो माइटोसिस में सबसे पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस, तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है। उसके बाद जो है सेल का डिवीजन होगा, उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, इसी को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब बात आती है कि जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल में कैसे होगा और प्लांट सेल में कैसे होगा, क्योंकि दोनों सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। तो एनिमल सेल में देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूरो का फॉर्मेशन करता है, और फ्यूरो का फॉर्मेशन करने के बाद वो ग्रेजुअली डीप हो जाता है और फिर ज्वाइन कर जाता है बीच में जा करके। इस फिगर को देखिए तो फिगर में आपको समझ में आएगा कि ये बीच में एक फ्यूरो है जो कि ग्रेजुअली डीप होकर और ये 2 सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल होता है तो सेल वॉल में जो वॉल का फॉर्मेशन होता है वो सेंटर में होना शुरू हो जाता है, और वो सेंटर में जब वॉल का फॉर्मेशन होता है वो आउटवर्डली ग्रो करता है और फिर लेटरल वॉल से जा करके मिल जाता है। तो नए सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है कि सेल प्लेट आता है। सेल प्लेट एक्चुअली प्रिकर्सर है सेल वॉल का। तो सबसे पहले सेल प्लेट आता है जो कि मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सेल प्लेट है ये वॉल का फॉर्मेशन करेगा, और वॉल का फॉर्मेशन करने के बाद ये आउटवर्डली ग्रो करेगा, और आउटवर्डली ग्रो करने के बाद ये लेटरल वॉल से जा करके मिल जाएगा, और मिलने के बाद एक वॉल फॉर्मेशन हो गई, और वॉल फॉर्मेशन होने के बाद सेल डिवीजन हो जाता है। ये फिगर देखिए, फिगर में देखिएगा तो ये जो गोल्जी वेसिकल्स है, गोल्जी वेसिकल्स और स्पिंडल फाइबर मिल करके ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सेल प्लेट आउटवर्डली ग्रो करते गए और लेटरल वॉल से जा करके मिल गए, और इसी तरह से 2 सेल का डिवीजन हो जाता है। तो ये तो बात थी एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे होता है। अब बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो ये दोनों सेल में इक्वली डिवाइड करते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं वो कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं करते हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक सेल में मल्टीपल हो जाता है, जिसको हम लोग सिंसीशियम बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोकोनट को देखें तो जो इंडोस्पर्म होता है, चाहे वो लिक्विड इंडोस्पर्म हो चाहे वो वाइट वाला पार्ट हो, सॉलिड एंडोस्पर्म, दोनों जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। रीज़न क्या होता है कि जो सेल होता है उनमें मल्टीपल डिवीजन होता है, मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस तो होता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ये तो बात हुई साइटोकाइनेसिस की। अब हम माइटोसिस के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, मतलब माइटोसिस होना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि माइटोसिस हम जानते हैं कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड होता है डिप्लॉइड सेल में। हाँ, कुछ हैप्लॉइड सेल में भी होता है और लोअर प्लांट्स में भी होता है, लोअर प्लांट्स में और इंसेक्ट्स में, हनी बी में होता है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस तो है, तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ये है कि जो माइटोसिस होता है वो प्रोडक्शन करता है डिप्लॉइड आउटर सेल का। डिप्लॉइड आउटर सेल का मतलब ये हुआ कि अगर डिप्लॉइड सेल में अगर हो रहा है तो डिप्लॉइड आउटर सेल का फॉर्मेशन करेगा, और साथ ही साथ जो इसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है वो मेंटेन रखता है, वो आइडेंटिकल रखता है, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं आता। और माइटोसिस की वजह से क्या होता है, बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। जैसे हमारी बॉडी का भी ग्रोथ जो है, जर्म सेल से जो डिप्लॉइड सेल बनेगा यानी जाइगोट बनेगा वो तो मेयोसिस से बनेगा, लेकिन पूरी बॉडी जब ग्रो करती है, एक जब जाइगोट बन गया उसका जो स्ट्रक्चर, वो फर्दर उसका जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस से ही होता है, ठीक है। एक जाइगोट से एक इतना बड़ा इंसान बन जाता है वो माइटोसिस की वजह से ही बन जाता है। तो जब सेल का ग्रोथ हो रहा होता है तो उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो माइटोसिस क्या करता है, वो एसेंशियल होता है फॉर द सेल टू डिवाइड और वो रीस्टोर करे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो माइटोसिस का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल रिपेयर में, मैंने बताया कि सेल इंजरी जब होती है तो दोबारा सेल जो आता है तो जाहिर सी बात है वो डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनना होगा, तो कौन सा प्रोसेस से बनेगा, तो माइटोसिस से बनेगा। तो सेल रिपेयर में भी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, और माइटोसिस की वजह से ही जो एपिडर्मिस का अपर लेयर है, साथ साथ जो गट की लाइनिंग है और ब्लड सेल से ही जो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड हो रहा होता है। जैसे ब्लड सेल हमें पता है कि 120 डेज़ का ही उसका टाइम होता है, लाइफ स्पैन होता है, तो वो रिप्लेस कैसे होगा, तो रिप्लेस इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू ही होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल
कैम्बियम वगैरह, तो उनका कंटिन्यूस ग्रोथ होता है। कंटिन्यूस ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट लाइफ किस प्रोसेस के थ्रू होता है? माइटोटिक डिवीजन के ही थ्रू होता है। तो आज सेल में इतना ही। मियोसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कहीं पे भी सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टा पे, फेसबुक पे या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी कहीं पे आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।